जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं साथी आप लोग बढ़िया होंगे। और दिल्ली पुलिस की तैयारी भाई आप लोगों की बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो भाई आप सभी जानते हैं कि हम दिल्ली पुलिस की 2025 रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर दोस्तों आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो कि आपको अंकित भाटी सर की बुक की जो सॉल्यूशंस आपको इस बेस पर आपको देखने को मिले। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिएगा दोस्तों अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि शाम को 6 बजे दोस्तों हमारी जीएस की क्लास हो रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस की दोस्तों जो अंकित भाटी सर की जो न्यू बुक है 2025 को, उनके दोस्तों हम बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जिसमें से दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री को दोस्तों हमने स्टार्ट कर दिया है और इससे पहले दोस्तों हमारी इस पर ऑलरेडी दोस्तों 3 से 4 क्लासें हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासों को देख लीजिएगा। इस बुक में दोस्तों आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में दोस्तों पूछे गए क्वेश्चनों का विद एक्सप्लेन करके दोस्तों सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं। तो इससे दोस्तों पिछले क्लासों में हमने दोस्तों 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए थे। आज हम दोस्तों अपनी श्रृंखला को फिर से आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 230 तक के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे विथ सॉल्यूशन के साथ में। तो आज के जो क्वेश्चन है लगभग 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये 30 क्वेश्चंस दोस्तों विथ थ्योरी के हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे और कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा उनको कॉपी में नोट करते चलना, इससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम ज़्यादा समय अपना नष्ट नहीं करेंगे और सीधे दोस्तों अपनी श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 201 से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 200 तक के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे पिछली क्लास में। तो चलिएगा दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दो भाई सभी लोग, शेयर कर दो भाई सभी लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 201 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन में बोला है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो बहमनी साम्राज्य था उसका जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों, हसन गंगू था। कौन था दोस्तों, हसन गंगू। और हसन गंगू को हम किस नाम से जानते हैं, तो हसन गंगू को दोस्तों हम अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं हसन गंगू को, अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहते हैं। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना या बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन बहमन शाह ने, या इन्हीं का नाम दोस्तों हसन गंगू भी है, इन्हीं ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 1 दिसंबर 2020 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा बहमनी वंश या बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हसन गंगू ने की थी। और हसन गंगू को ही हम अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहते हैं। इनमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे दिया गया है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने की थी और अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। जस्ट नाउ मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था ना कि अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू भी कहते हैं। और उसने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा दोस्तों बहमनी वंश की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों गुलबर्गा। जो गुलबर्गा है दोस्तों ये वर्तमान में इसको हम कुलबर्गी के नाम से जानते हैं, जो कि आपके कर्नाटक स्टेट में स्थित है। कहाँ पर भाई, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो याद रखना आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि बताइए बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो गुलबर्गा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट कर लेना कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो आपका आंसर होगा गुलबर्गा। वर्ष 1518 में बहमनी साम्राज्य का दोस्तों क्या हो गया था, विघटन हो गया था। नेक्स्ट आगे पॉइंट दिया गया कि इसका जब विघटन हुआ, इसके विघटन के बाद दोस्तों गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर जैसे राज्यों का दोस्तों उदय हुआ, या दोस्तों इन जैसे राज्यों का अस्तित्व सामने आया। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 202। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। तो देखो विजयनगर साम्राज्य की यदि राजधानी पूछे जाएगी ना तो आपको बताना है चंद्रगिरी। चंद्रगिरी जो है दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों राजधानी हुआ करता था, चंद्रगिरी। आगे पॉइंट पर बात करें तो चंद्रगिरी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। क्या थी दोस्तों, चंद्रगिरी। और हम्पी के जो स्मारक हैं, हम्पी के स्मारक कहाँ, ये आपके उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर है, वहाँ पर है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। पूछ लिया जाता है कि हम्पी के स्मारक किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो तुंगभद्रा। हम्पी में इन स्मारकों के समूह को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में भी शामिल किया गया, यानी कि यूनेस्को
हेरिटेज साइट्स में भी दोस्तों एमपी के स्मारकों को शामिल 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो वे थे दोस्तों कृष्णदेव राय। कौन थे दोस्तों? कृष्णदेव राय ने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो कृष्णदेव राय थे। इन्होंने अपनी मां रानी नागल देवी की याद में नागलापुरम शहर की स्थापना की। अब इसका नाम नागलापुरम क्यों रखा? क्योंकि जो नागल देवी थी वो दोस्तों कृष्णदेव राय की माँ का नाम था। कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तो याद रखिएगा तुलुव वंश से संबंधित रखते हैं। तो कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तो तुलुव वंश से थे। कृष्णदेव राय को विजयनगर शासकों में से सबसे महान माना जाता है। उन्हें अभिनव भोज, आंध्र पितामह और आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन यहाँ से भी इनके उपनाम से संबंधित पूछ सकता है कि बताएगा कि आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय को। आंध्र पितामह पूछे या अभिनव भोज पूछ ले तो क्या बताएंगे? कृष्णदेव राय। आगे बात करते हैं तो कृष्णदेव राय ने अपनी तेलुगु पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है अमुक्तमाल्यादि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये ना जाने कई बार एग्जाम में दोस्तों आपकी ये पुस्तक आपकी आ चुकी है। स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना कि अमुक्तमाल्यादि किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो कृष्णदेव राय के द्वारा है। ठीक है, यह पुस्तक दोस्तों किस पर आधारित है? तो ये राज्य व्यवस्था पर आधारित है। ये जो पुस्तक है आपकी अमुक्तमाल्यादि ये राज्य व्यवस्था पर आधारित थी। अगला है दोस्तों डोमिंगो पायस। ये जो डोमिंगो पायस है ये आपका एक पुर्तगाली यात्री है। यह दोस्तों कृष्णदेव राय के एक महान शासक और न्यायप्रिय राजा कहा है। इनके दरबार में दोस्तों 8 तेलुगु विद्वान, जिनको अष्टदिग्गज भी कहा जाता था, अष्टदिग्गज यानी कि 8 तेलुगु विद्वान भी दोस्तों निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एग्जामिनर चाहता तो ये सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि बताइएगा ये तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, लेकिन उसने क्या किया कि क्वेश्चन भी डिटेल में पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो आप इस प्रश्न से क्या करेंगे? हम इस प्रश्न से 2 क्वेश्चंस बनाएंगे। कैसे? क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा। अब यहाँ से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन क्या बना सकता है? कैसे कि आपसे तो पूछ रहा था कि तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी, तो आपने तुरंत जवाब दे दिया कि सर 1565 को लड़ी गई थी। अब हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि तालीकोटा की लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो आप बता सकते हो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच में दोस्तों ये युद्ध हुआ था। तो इनका भी नाम भूल मत जाना, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत, इन दोनों के बीच दोस्तों क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे बात करते हैं कि तालीकोटा की लड़ाई जनवरी 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी और यह लड़ाई दक्कन क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर के बीच हुआ था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था और इस लड़ाई को दोस्तों राक्षसी तंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर सम्राट अच्युत देव राय किस वंश से थे? तो मैंने अच्युत देव राय या कृष्ण देव राय, तो मैंने अभी आपको बताया था ये तुलुव वंश से संबंध रखते थे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, तो देखो वही क्वेश्चन पूछा है तुलुव वंश वाला। विजयनगर सम्राट अच्युत देव राय तुलुव वंश से संबंधित थे। तो तुलुव वंश के कौन कौन से शासक रहे? तो सबसे पहले रहे थे आपके वीर नरसिंह राय, इनके बाद आ गए हैं आपके कृष्णदेव राय, फिर आपका सदाशिव राय। ये दोस्तों इन तीनों का नाम याद रखना, तीनों के नाम में दोस्तों राय है। तो ये किस वंश से आ गए दोस्तों? तुलुव वंश के। तो ये तुलुव वंश के शासक रहे हैं। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? तो वो आया था दोस्तों डोमिंगो पेस। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ऐसी इन्हीं के ऊपर मैंने चर्चा की थी, डोमिंगो पेस के ऊपर। ये कौन सा यात्री था? तो ये दोस्तों यह एक विदेशी यात्री था। ठीक है, और ये जो डोमिंगो पेस है ये भारत में अब तक के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और डोमिंगो पेस था ये दोस्तों पुर्तगाली यात्री था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। डोमिंगो पेस ने 1520 के आसपास विजयनगर का दौरा किया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में अन्य पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने भी विजयनगर की यात्रा की थी। यदि मैं बात करता हूँ कि विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी, नींव यानी कि उसकी स्थापना किसने की थी, तो 2 लोग थे दोस्तों। कौन? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने मिलकर किस साम्राज्य की स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक प्रसिद्ध 2 लोगों ने की थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई
और विजयनगर साम्राज्य आपके दक्षिण भारत के पठार क्षेत्र में स्थित था। तुंगभद्रा नदी के किनारे आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति की किस शाखा के भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर को निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? यानी कि ईश्वर कैसा? निराकार है। तो वो है दोस्तों हमारी निर्गुण भक्ति। कौन है दोस्तों? निर्गुण भक्ति है, ऑप्शन नंबर बी। यदि मैं बात करता हूँ भक्ति के निर्गुण शाखा की, तो निर्गुण शाखा के अंतर्गत दोस्तों ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है। और इस शाखा के जो भक्ति होते हैं वो आपके कवि निर्गुणवादी कवि कहलाते हैं। कौन से कवि कहलाते हैं? निर्गुणवादी कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 209। अजमेर में किस सूफी संत सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये कहाँ पर है दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है दोस्तों, अजमेर राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉइंट दिया गया कि अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अजमेर शरीफ दरगाह को भारत के सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है। यह भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है दोस्तों, ये किस शहर में स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में दोस्तों शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थापित है। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको सर ये अकबर ने कराया था। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे और अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अपने पहले बेटे का नाम सलीम रखा, और जो कि आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना गया। अकबर के दरबार में उस नवरत्न की पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत की शास्त्रीय विधा के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो है दोस्तों संगीतकार शास्त्रीय विद्या वाला तानसेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये तो बहुत ही आसान है भाई। तानसेन जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक महान गायक संगीतकार था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से शामिल था। तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे, इन्हीं का नाम दोस्तों तानसेन रखा गया। इनका जन्म दोस्तों ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने कई नए रागों जैसे मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग की रचना की और ध्रुपद शैली में महाकाव्य की भी रचना की। उन्होंने संगीत पर पुस्तकें लिखी जिनमें से श्री गणेश स्तोत्र और संगीत सार शामिल है। तानसेन ने ब्रजभाषा में रचनाएं की जिसमें हिंदू पुराणों की प्रेरणा ली गई थी। उन्हें अकबर ने कई सांगीतिक उपाधियों से सम्मानित किया गया था जिनमें से कट्ठा भरण वाणी विलास प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह को दिल्ली के दरबार में अपने सिंहासन के पीछे जड़ाई की एक श्रृंखला डिजाइन करने के लिए जाना जाता है? नेक्स्ट, पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। तो दोस्तों कौन था वो? शाहजहां था। ऑप्शन नंबर ए। मुगल सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जुड़ायु काम में पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। पित्रादुरा मुगल काल में उत्कीर्णित संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगी ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूनों को कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला यह पहला दोस्तों शासक था शाहजहां। शेर शाह सूरी को और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1540 में। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था और कन्नौज उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था। इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज के युद्ध को ही हम दोस्तों क्या कहते हैं? बलग्राम का युद्ध कहते हैं। तो ये कन्नौज का युद्ध बोल दो या इसी को बिलग्राम का युद्ध, तो इसके नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी और हुमायूं बाबर का पुत्र था और वह 1530 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं की जो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है उसका नाम है दोस्तों हुमायूं नामा, और जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा था। भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? तो वो था नादिर शाह। कौन लेकर आया था दोस्तों? नादिर शाह। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो भाई, कई बार एग्जामों में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भारत में मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर गया था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में वर्ष आक्रमण किया और इनके बीच करनाल में 1739 में युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद शाह को हराकर बंदी बना लिया गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट याद कर लेना इसको। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है।
भारत में जाते हुए वह प्रसिद्ध मुगल संस्थान जिसे तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा से भी अपने साथ ले गया था। मोहम्मद शाह के असंयत और विलासी आचरण के कारण उसे दोस्तों रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। कौन सा बादशाह कहते थे? रंगीला बादशाह भी उसे को कहा जाता था। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में जो आपका ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, जिसको हम जीटी रोड कहते हैं, जीटी रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो सभी को पता होगा, शेर शाह सूरी के द्वारा। शेर शाह सूरी को दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड का श्रेय दिया जाता है। शेर शाह द्वारा बनवाई गई सड़कों में पहले सड़क को सड़क ए आजम कहा जाता था। इसे ही आगे चलकर लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्राउंड ट्रक रोड नामक कर दिया गया, जिसको हम जीटी रोड कहते हैं। शेर शाह ने इन मार्गों को किनारे सराय बनवाई और जगह जगह पानी और छाया के लिए वृक्षों की व्यवस्था भी कराई। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। तो दोस्तों खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? याद रखिएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके? बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 ईस्वी में मार्च में इसको लड़ा गया था। और खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। तो जीत किसकी हुई थी? बाबर की। हारा कौन था? राणा सांगा। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। तो भाई गाजी की उपाधि किसने धारण कर रखी थी? तो आपका आंसर होगा बाबर ने। यह युद्ध दोस्तों राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा नामक स्थान पर लड़ा गया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है दोस्तों तुजुक ए बाबरी। तुर्की भाषा में आपकी लिखी हुई है तुजुक ए बाबरी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 217। औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो उसका सही जवाब है 1658 से 1707। 1658 से 1707 ईस्वी। नेक्स्ट है औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आगे दिया गया है कि औरंगजेब का दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? तो औरंगजेब का 2 बार तो राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब ने दोस्तों जजिया कर भी दोस्तों दोबारा से लागू किया था 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में इसने जजिया कर को पुनः चालू कर दिया। और औरंगजेब का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो है दोस्तों जिंदा पीर, कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा औरंगजेब को। औरंगजेब को हम जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। औरंगजेब के आदेश पर ही सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनकी दोस्तों हत्या की थी। किसने किया था? औरंगजेब के आदेश पर। आगे बात करते हैं कि औरंगजेब के द्वारा कौन कौन से लड़े गए युद्ध हैं, जिनके बारे में दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो आता है दोस्तों धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपका 1658 ईस्वी में। खजवा का युद्ध जो हुआ था ये 1659 में। ये सभी औरंगजेब के द्वारा लड़े गए हैं। इसके बाद था दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। और औरंगजेब का जो मकबरा है, औरंगजेब का मकबरा, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट दोस्तों आता है कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में औरंगाबाद में बीवी का मकबरा भी बनवाया था। तो याद रखिएगा कि बीवी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। किसके लिए दोस्तों? अपनी पत्नी की याद में बीवी का मकबरा बनवाया था। वर्ष 1707 में औरंगजेब की दोस्तों मृत्यु हो गई थी, 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 218 नंबर क्वेश्चन, कि मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो मुगल वंश का जो प्रथम सम्राट था वो था आपका दोस्तों बाबर। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8 दिसंबर 2020 की परीक्षा का आया हुआ क्वेश्चन है। बाबर जो था ये दोस्तों मुगल वंश का प्रथम शासक था। और बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर के पिता का नाम था दोस्तों तैमूर वंशज और माता का नाम था मंगोल वंशज। बाबर ने बादशाह, गाजी, कलंदर जैसी कई उपाधियां धारण कर रखी हैं। बाबर को हम बादशाह भी कहते हैं, गाजी भी कहते हैं कि उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। और कलंदर जैसी उपाधियां दोस्तों उसने धारण कर रखी हैं। पानीपत के यदि मैं प्रथम युद्ध की बात करूँ तो प्रथम युद्ध पानीपत का हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था। और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का जनक माना जाता है। बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध, जिनमें से पानी का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। तो दोस्तों ये बाबर द्वारा लड़े गए
प्रमुख युद्ध थे जो कि मैंने आप लोगों से बताए। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य ने शाहजहां ने कब तक शासन किया? तो याद रखिएगा 1628 से 1658। 1628 से 1658। शाहजहां मुगल वंश का दोस्तों कौन सा शासक था? तो शासक जो था ये पांचवा शासक था। शाहजहां के बचपन का नाम दोस्तों खुर्रम था, ये तो सभी को पता होगा। शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था। तो देखो ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वो भी शाहजहां ने। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई? ये भी शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है। आगे दिया गया कि शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। शाहजहां मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला पहला मुगल सम्राट था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि मुगल भारत में क्वेश्चन नंबर 220, मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसको पुकारा जाता है मुकद्दम के नाम से। मुकद्दम जो है ये पंचायत का मुखिया होता था और पटवारी गांव के राजस्व अभिलेखों की देखभाल करता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 221, क्वेश्चन कह रहा है कि मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को रिक्त स्थान द्वारा साधिकार किया गया है। तो सिंहासन को किसके द्वारा किया गया है? शाहजहां के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, सी इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था और इसे बनाने के पीछे उनका जो उद्देश्य था वो अपने खजाने के मौजूद बहुमूल्य पत्रों को दिखाना चाहते थे। यह सिंहासन दिल्ली के लाल किला के दीवाने खास में रखा गया था और मयूर सिंहासन को फारसी में दोस्तों हम तख्ते ए ताउस के नाम से भी जानते हैं। मयूर सिंहासन को दुनिया के सबसे महंगे सिंहासनों में से गिना जाता है, जिसे 1747 ईस्वी के आक्रमण के दौरान ईरान के सम्राट नादिर शाह इसे लूटकर ईरान ले गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? यानी कि जहांगीर की जो कब्र है वो कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों आपका लाहौर में। लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर शहर में स्थित है। यह मकबरा दोस्तों रावी नदी के किनारे शाहदरा बाग में स्थित है। इसे दोस्तों जहांगीर की पत्नी जो थी वो थी नूर जहां, इन्होंने बनवाया था। तो जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? नूर जहां। यहाँ पे दिया गया कि अन्य मुगल कालीन शासक एवं उनके मकबरे। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। काबुल कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो आपको सर अफगानिस्तान में। कहाँ पर दोस्तों? अफगानिस्तान में। काबुल अफगानिस्तान में दोस्तों बाबर का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में। शाहजहाँ का मकबरा आगरा, ताजमहल यानी कि आगरा में आपका स्थित है। तो ये दोस्तों मुगल कालीन आपके जो मकबरे हैं जो कि सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यदि पूछे जाते हैं तो इन्हीं से पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द को निर्दिष्ट करता है। नकद भुगतान, सालाना खेती योग्य भूमि। तो जो पोलर है उसको क्या कहते हैं? सालाना खेती योग्य भूमि, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट दिया गया है कि मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली में पोलज शब्द का अर्थ है कि वह भूमि जहां हर साल एक के बाद एक फसल बोई जाती है और जिसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। यह भूमि पूरे साम्राज्य में सबसे अच्छी और आदर्श भूमि मानी जाती थी। मुगल साम्राज्य में खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीनों को 4 श्रेणी में बांटा गया था। पहला था आपका दोस्तों पोलज, दूसरा आपका था परती, तीसरा था आपका चांचर और चौथा था आपका बंजर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? पोलज है। परती भूमि को अपनी ताकत वापस पाने के लिए 1 या 2 साल तक परती रखा जाता था। चांचर भूमि को 3 से 4 साल की अवधि के लिए बिना खेती के छोड़ना पड़ता था और बंजर भूमि को दोस्तों 5 साल या उससे ज़्यादा समय की परती रखना छोड़ना पड़ता है। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि पर। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का जो शासनकाल था वो दोस्तों 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा है। मुगल सम्राट जहांगीर का जो शासनकाल है ये 1605 से 1627 ईस्वी तक थे और जहांगीर मुगल सम्राट अकबर के बेटे थे। जहांगीर को भारत में मुगल शासनकाल का सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है और जहांगीर के शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज था जिसने जहांगीर के हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था
और यह महाराणा प्रताप की अगुवाई वाली मेवाड़ सेना और मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह रिक्त स्थान ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, औरंगजेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर पर कब्जा किया था। इस कब्जे में आदिल शाही वंश का अंत हो गया था और बीजापुर मुगल प्रांतीय स्थल बन गया। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब्जा किया। गोलकुंडा के शासन अबुल हसन कुतुब शाह ने शांतिपूर्वक औरंगजेब के साथ समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत के बीच धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो वो थी दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। धर्मतपुर की लड़ाई नर्मदा नदी के तट पर लड़ी गई थी। इस लड़ाई में मुगल सम्राट औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को हराया था और नर्मदा नदी का स्रोत अमरकंटक और मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था और इसे रुपए का नाम दिया गया था? तो वो था दोस्तों शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह सूरी ने चांदी का एक सिक्का जारी किया जिसे रुपया कहा जाता था। इसका वजन 178 ग्रेन था और यह आधुनिक रुपए का अग्रदूत भी था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान और उन्होंने शुरुआती वर्षों में लोधी सल्तनत की सेना की सेवा की थी। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम आपका बिहार में पड़ता है, वहाँ पर दोस्तों ये स्थित है। शेरशाह सूरी ने किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण भी जस्ट ही में करवाया है कि शेरशाह सूरी ने किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण इन्होंने भी करवाया था। आगे दिया गया कि किसकी अनुमति में अंग्रेज़ों ने सूरत में अपना पहला कारखाना, अपनी पहली फैक्ट्री जो ओपन की थी, वो किसके अनुमति पर की थी अंग्रेज़ों ने? तो वो था दोस्तों जहांगीर। जहांगीर के कहने पर अंग्रेज़ों ने सूरत में अपने पहले कारखाने, फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट हमारा दोस्तों आ जाता है कि मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति से अंग्रेज़ों ने 1613 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया और 1623 में ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मूसलीपट्टनम यहाँ पर कर लेना भाई, मूसलीपट्टनम और बड़ौच में अपने व्यापारिक कोठियों की स्थापना की थी। किसका मकबरा भारत का पहला बाग मकबरा था? तो वो दोस्तों है हुमायूं। नेक्स्ट है, 1570 में हुमायूं का मकबरा विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। इस मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम यानी कि हाजी बेगम ने कराया था और यह संरचना लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, लेकिन इसके किनारों पर सफ़ेद और काले संगमरमर का उपयोग किया गया है। वर्ष 1993 में यूनेस्को की विश्व हेरिटेज साइट्स में इसको भी दोस्तों शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसके दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी थी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका था? तो वो कौन था दोस्तों? हुमायूं था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुगल बादशाह हुमायूं ने दीन पनाह नगर की नींव रखी थी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका क्योंकि शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया और दीन पनाह नगर के स्थान पर शेरशाही का शेरगढ़ के नाम से अपनी नई राजधानी का निर्माण कराया जिसे पुराना किला कहा जाता है, जो अब दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था? तो वो थे अकबर। भैया अकबर था जिसने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे आसान क्वेश्चन है आपका। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की प्रचलित प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने शुरू किया था। मनसब का अर्थ जो होता है वो होता है सेना में पद या सेना में किस पद पर हैं, किस रैंक पर हैं। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित होते हैं। प्रायः मुगलों की सैनिक भर्ती जाति अथवा वंश के आधार पर ही की जाती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पहला युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें बाबर ने दोस्तों इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। अगला है, यह उन पहली लड़कियों से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों की लड़ाई में शामिल किया गया था। काबुल के शासक बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को विशाल सेना की पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो वो थी दोस्तों जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला में अपने पर चरम पर थी। जहांगीर स्वभाव से प्रकृतिवादी तो था लेकिन वनस्पति और जीवों के चित्रों को भी पसंद करता था। जहांगीर के शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्णयुग कहते हैं। जहांगीर ने समय के प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन
उस्ताद मंसूरी और बिशन दास थे। सिखों के गुरु अर्जन देव को जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड भी दिया गया था। आगे चले भाई, अगला है दोस्तों क्वेश्चन 235। पातशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? यह अच्छी पुस्तक है, तो याद रखिएगा शाहजहां के बारे में पातशाहनामा में दोस्तों वर्णन किया गया है। पातशाह पुस्तक शाहजहां के बारे में लिखी गई है। यह पुस्तक अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई है, जो मुगल सम्राट शाहजहां के शासन के दौरान एक यात्री व दरबारी इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी अबुल फजल की एक शिष्य थे। अकबरनामा और पातशाहनामा के संपादित संस्करण पहली बार एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा दिसंबर में प्रकाशित किए गए थे। पातशाहनामा को शाहजहां के शासन के दौरान के जीवन और उस समय की गतिविधियों का वर्णन किया गया है। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? तो कौन था दोस्तों? तो वो हो जाएगा दोस्तों महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला पॉइंट है कि मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो आपका 18 जून 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। मेवाड़ राजस्थान के शासक महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व राजपूत राजा मान सिंह ने किया था, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य तथा मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही जो नया धर्म है ये दोस्तों अकबर ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दीन ए इलाही अर्थात ईश्वर का धर्म और वर्ष 1582 में अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था। अकबर का विचार इस्लाम और हिंदू धर्म को आपस में जोड़ना था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति बीरबल था, और अकबर के शासनकाल वर्ष 1556 से 1605 ईस्वी तक था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया? तो वो है दोस्तों आपका पंचमहल। पंचमहल को दोस्तों शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल की वास्तुकला एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित थी। अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था। अकबर अपने विश्राम और मनोरंजन के लिए अनिवार्य रूप से पंचमहल का उपयोग करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिससे मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम दर्शाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बताएंगे भाई? ऑप्शन नंबर डी अकबर। अकबर के बाद फिर जहांगीर आया, जहांगीर के बाद उसमें शाहजहां बैठा, शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब। भारत में मुगल शासकों के काल का जो सही क्रम है वो आपका यही रहेगा। शेर शाह दूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी किए थे? किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो उससे दोस्तों हम कहते थे रुपया। ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है मेरे दोस्त, रुपया को। ठीक है, भारत में चांदी का रुपया पहली बार 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किया गया था, और इस सिक्के का वजन 178 ग्राम था। शेर शाह सूरी ने 1 रुपये को 40 तांबे के टुकड़े या पैसों से भी विभाजित किया, और आगे चलकर मुगलों ने भी चांदी के सिक्कों को रुपए के रूप में जारी कर दिया गया था। नेक्स्ट है 242, इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो ये आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है इबादत खाना। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इबादत खाना पूजा का स्थान, यानी कि 1575 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के आध्यात्मिक नेताओं को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था, ताकि विभिन्न धर्मों के धार्मिक गुरुओं एवं नेताओं की धार्मिक शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। नेक्स्ट है कि अहमदनगर को किस रानी के सम्राट अकबर ने के खिलाफ लड़ाई थी? तो वो थी दोस्तों अहमदनगर की रानी। तो अहमदनगर की रानी कौन थी? तो याद रखिएगा चांद बीबी। अहमदनगर की रानी कौन थी दोस्तों? तो याद रखेंगे चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर की रानी थी। चांद बीबी को चांद सुल्तान तथा चांद खातून के नाम से भी जाना जाता है। इसने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका के रूप में शासन किया। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना में अहमदनगर की रक्षा के लिए माना जाता है। किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? तो इसका दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 1707, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पॉइंट पर चले भाई, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आई, जिसके कारण पर्सिया के नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने आए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया और एक भी उत्तराधिकारी साम्राज्य को संभाल नहीं सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वो था बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह द्वितीय को हम बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जानते हैं। बहादुर शाह जफ़र इसी को कहते थे।
नेक्स्ट है कि बहादुर शाह जफर ने 1837 से 1857 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक काम किया और 1857 की क्रांति के बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेतृत्व किया और अंग्रेजों से हार के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को बंदी बना लिया था। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शेर शाह के नाम से जाना जाता है। 1539 में फरीद खान ने चौसा का युद्ध, 1539 भाई, चौसा आम 39 रुपया किलो भाई, तो चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था जिसमें हुमायूं को हराया गया और इसके बाद इसने सम्राट के रूप में शेर शाह की उपाधि धारण की। बहार खान लोहानी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि से सम्मानित किया क्योंकि इसने तलवार के एक बार से बाघ को मार डाला था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया? तो देखो, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण आपका है जो नहीं कराया गया। शालीमार बाग शाहजहां ने बनाया, लाल किला शाहजहां का है, जामा मस्जिद भी है, लेकिन बुलंद दरवाज़ा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि बुलंद दरवाजे को दोस्तों अकबर ने गुजरात में विजय प्राप्त करने की याद में 1602 में ईस्वी में बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम भव्यता का द्वार या गौरव का द्वार कहते हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके अलावा अन्य इमारतें और भी हैं दोस्तों जो कि शाहजहां ने इनको पूर्ण करवाया था, इसका निर्माण कराया था। जैसे आपकी आ जाती है लाल किला, जामा मस्जिद आता है, शालीमार बाग है, साथ में मोती मस्जिद है, हस्तसाल है और मिनी कुतुब मीनार है। इनका निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो याद रखिएगा, तो वो शैली है दोस्तों आपकी ध्रुपद शैली। किससे संबंध रखते हैं? तानसेन ध्रुपद शैली से। तानसेन की जन्मभूमि ग्वालियर और कर्मभूमि रीवा रही है। आज यह गुजरी महल संग्रहालय के रूप में है जिसमें संगीत की गौरवशाली परंपरा के शिलालेख भी मौजूद हैं। तानसेन जो थे ये एक महान संगीतकार थे और वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नौरत्नों में से एक थे और अकबर ने ही दोस्तों तानसेन को मियाँ का शीर्षक दिया था। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर लिया था दोस्तों? मुर्शिदाबाद। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद की। मुर्शिद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था और मुर्शिद कुली खान की नियुक्ति बंगाल के सूबेदारों के पद पर 1770 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा की गई थी। मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद स्थित कटरा मस्जिद का भी निर्माण किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं और देशभक्ति की भावनाओं को जगाने के किस पर्व की शुरुआत की गई थी? तो वो है दोस्तों आपका गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के दिन शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं को देशभक्ति की भावना जगाने के लिए गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। मानता है कि छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश चतुर्थी गणेशोत्सव का सार्वजनिक पौधरोपण किया गया था। क्लियर? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों हमारे यहाँ से 250 तक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अब अगली दोस्तों जो हमारी बात होगी वो आपसे होगी पिछली क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास जो भी होंगी उसमें दोस्तों अपनी श्रृंखला को क्वेश्चन नंबर 251 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे दोस्तों 250 तक के जो क्वेश्चन हैं वो दोस्तों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 251 से क्वेश्चन आपके बनेंगे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो 250 तो क्वेश्चन हमारे दोस्तों कंप्लीट होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो अब यहाँ से दोस्तों हमारे 250 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अगली जो क्लास होगी वो 251 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो चलेगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। क्लास कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा जा, और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बस मैं कैसे भी करके एक बार सही से रेगुलर हो जाऊँ, इसके बाद दोस्तों आपको सारी क्लासें धमाकेदार मिलेंगी, ठीक है भाई। तो चलेगा, आज की वीडियो में इतना ही। क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो सभी को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।